हेलो दोस्तों, आज जो है हमारा अ, ये सीरीज का तीसरा दिन है। इससे पहले 2 वीडियो जो है अपलोड कर दिए गए हैं। आप लोग चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं और उसको देखिए। ठीक है, काफ़ी टॉपिक उस पर डिस्कस किया गया है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम खुद से फ्रेम नहीं किए, बल्कि जो एग्जाम में पूछे गए उसी को हम लोग जो है लिया है। ठीक है, और चलिए स्टार्ट लेते हैं। वोट ऑन अकाउंट इज मीन मतलब क्या होता है? आप लोग एक टर्म सुने होंगे, वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, तो वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? तो सपोज कीजिए जब बजट पास होता है, ठीक है, बजट बनता है और बजट पास होने में कुछ वक्त लगता है। तब सपोज कि 1 मंथ का टाइम लग गया, तो इस दौरान खर्चा के लिए तो पैसा चाहिए ना। ठीक है, देश चलाने के लिए पैसा चाहिए ना। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो वोट ऑन अकाउंट के माध्यम से जो है हम लोग फंड का जुगाड़ करते हैं। क्लियर है? ताकि जो है बजट के दौरान जो बजट पास होता है उसके बाद ही हम लोग पैसा खर्च करेंगे या बजट अलॉट होता है। लेकिन जो प्रोसेस होता है बीच में का, मान लीजिए बजट पास होने में 1 महीना लग रहा है, बनने में 1 महीना लग रहा है, ठीक है, तो उस दौरान के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो वोट ऑन अकाउंट उसी को बोलते हैं। क्लियर है? उसी से हम लोग पार्लियामेंट से जो है पैसा लेते हैं, बिना चर्चा का, बिना वोटिंग का, डायरेक्ट हम लोग को ग्रांट मिल जाता है। और इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या जिसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं? तो हाँ, the whole budget process take almost 1 month, so the amount which is the sought by the vote on this account 1/6 of the total budget. क्लियर है? जब बजट पास होने में कुछ वक्त लगता है तो उस समय हम लोग वोट ऑन अकाउंट का प्रयोग करते हैं और अपने फंड को जुगाड़ करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट। कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 26 नवंबर को। कुछ और डेट को भी देख लीजिए। और क्या क्या करते हैं? 15 अगस्त को हम लोग पता ही है, इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। 26 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं? रिपब्लिक डे। ठीक है, रिपब्लिक डे। आप लोग पता नहीं रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है जो भी स्टेट है, जो भी कंट्री है, उसके जो हेड होंगे ना, वो वंश के अनुसार नहीं होंगे। ठीक है, वो किसी को उत्तराधिकारी नहीं होंगे, बल्कि वो जो है इलेक्टेड होंगे। जैसे हमारे प्रेसिडेंट हैं, इलेक्टेड है, वो वंशावली को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? तो उसी को बोलते हैं रिपब्लिक। ब्रिटेन में क्या होता है? वहां पर वंशावली चलता है, इसका बेटा ही बनेगा, इसका बेटी बनेगी। ठीक है, लेकिन भारत जो है प्योरली डेमोक्रेटिक है और यहाँ का जो हेड होते हैं, ठीक है, तो वहाँ यहाँ का जो हेड होंगे वो इलेक्टेड होते हैं। एक और है, 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं और 26 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो 26 अक्टूबर को हम लोग बनाते हैं असेसन डे। ठीक है, असेसन डे मतलब ऑफ कश्मीर टू इंडिया, असेसन डे मनाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। विच ऑफिसर of the government of India has the right take a part in the proceeding of parliament if India even he is not a member। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा कौन ऑफिसर है जो कि जो संसद है उसका मेंबर नहीं है, फिर भी जो है प्रोसीडिंग में भाग लेता है। ठीक है, तो कौन है? वो है हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कल हम लोग देख रहे थे वीडियो में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 76 में मेंशन किया गया है और ये वही व्यक्ति बनते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के काबिल होते हैं या योग्य होते हैं। ठीक है, योग्य होते हैं। और ये जो है फर्स्ट लीगल ऑफिसर होते हैं, चीफ लीगल ऑफिसर होते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है एडवोकेट होते हैं और ये वही व्यक्ति है जो कि किसी भी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होते हैं, फिर भी वो पार्टिसिपेट लेते हैं और वोट जो है नहीं करते हैं। उनके पक्ष में बोलेंगे क्योंकि भारत का वकील है ना, भारत सरकार के एडवोकेट है वो, तो हर हाउस में जो है भारत का पक्ष रखते हैं वो। ठीक है, लेकिन वोट करने का अधिकार उनको नहीं है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिस्टेड अमंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन पार्ट 4 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है पार्ट 4 में, ठीक है, पार्ट 4 में क्या है हमारा? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है? माफ कीजिएगा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये भी है। ठीक है, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स ये नहीं है। ठीक है, एजुकेशनल थ्रू मदर टंग एट अ प्राइमरी लेवल ये भी नहीं है। ये 2 है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और यूनिफॉर्म सिविल कोड।
ये है आर्टिकल 44 में। और ये जहाँ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है ये भी जो है हमारा डीपीएसपी में है, क्लियर है। लेकिन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है और स्मॉल फैमिली नॉर्म ऐसा कुछ नहीं है उसमें, ध्यान रखिएगा। और कुछ एक्स्ट्रा चीज इसमें वो जोड़ सकते हैं क्या? हाँ, इसमें एक्स्ट्रा चीज नहीं जोड़ेंगे वो, क्योंकि आर्टिकल 4 में याद रखिएगा आपका कॉमन सिविल कोड है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। चूज द फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू द इंडिया सिटीजन बट नॉट एलियन। देखिए हम लोग क्या है, भारत के नागरिक है, तो हम लोग के लिए स्पेशल राइट है, जैसे कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो आर्टिकल सिर्फ इंडियन के लिए, इंडियन सिटीजन के लिए है। इसके अलावा जो भी जो राइट है, फंडामेंटल राइट है, वो इंडियन सिटीजन जैसे हम लोग के लिए और फॉरेनर के लिए, ठीक है, इसको एलियन बोलते हैं, फॉरेनर के लिए, दोनों के लिए है, क्लियर है। आइए थोड़ा देख लेते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये हमारे भारतीय के लिए, जो इंडिया का सिटीजन है ना, उन्हीं को सिर्फ ये अधिकार मिला है। और इक्वालिटी बिफोर ऑफ द लॉ, ये जो सबको मिला हुआ है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ माइनॉरिटी लिखा हुआ है, तो राइट माइनॉरिटीज जो है ये सिर्फ सिटीजन को मिला हुआ है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। और इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, ये सभी को मिला हुआ है। प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड लिबर्टी, ये भी सभी को मिला हुआ है। आइए कुछ देख लेते हैं जो हमें मिला हुआ है, जो सिटीजन को मिला हुआ है, ठीक है, जो आपको और हमें मिला हुआ है, और फॉरेनर को कुछ मिला हुआ है। तो देखिए आर्टिकल 15 इसमें क्या बोलता है कि सेक्स के आधार पर, जन्म के आधार पर, ठीक है, रिलीजन के आधार पर आप भेदभाव नहीं करोगे, ये आर्टिकल 15 में बोलता है। आर्टिकल 16 में क्या बोलता है, यहाँ पर क्या होता है, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होते हैं, ठीक है, वहां पे अपॉर्चुनिटी को लेकर बात करता है, तो ये सिर्फ भारतीय को भी मिलेगा, क्यों फॉरेनर को देंगे हम लोग। फिर आते हैं आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच एंड, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, और स्पीच का जो है सिर्फ भारतीय को मिला हुआ है, भारतीय जो है जो कुछ बोलना चाहेंगे, ठीक है, ये अधिकार मिला हुआ है, ये फॉरेनर को नहीं है। आर्टिकल 29 में क्या है, तो ये माइनॉरिटी को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जो अपने स्क्रिप्ट को, अपने लैंग्वेज को जो है कंजर्व कर सकते हैं। आर्टिकल 30 में क्या हुआ है, ये जो अधिकार है ना, ये माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों को मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होता है, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे माइनॉरिटी हो चाहे मेजोरिटी हो, ठीक है, वो दोनों को जो है इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करने का अधिकार है। देखिए माइनॉरिटी में क्यों है, अभी भारत में 6 माइनॉरिटी है, उनको ने एक मुस्लिम कम्युनिटी हो गया, एक ईसाई कम्युनिटी, बौद्ध, जैन, ठीक है, सिख और पारसी, ठीक है, ये 6 कम्युनिटी है जो कि माइनॉरिटी है हमारे। और इन माइनॉरिटी में सबसे अधिक पॉपुलेशन किसका है, मुस्लिम का है, ठीक है, ये माइनॉरिटी में भी मेजोरिटी है, ध्यान रखिएगा इसको। तो जो आर्टिकल 30 है, जो इंस्टीट्यूशन का एस्टैब्लिश करने का जो अधिकार देता है, वो मेजोरिटी, और मेजोरिटी में कौन है, मेजोरिटी में हम लोग हैं, हिंदू, ठीक है, जो हिंदू कम्युनिटी है वो लोग मेजोरिटी में है। और ये जो आर्टिकल 30 में जो इंस्टीट्यूशन का अधिकार दिया गया है ना, इसे माइनॉरिटी को नहीं बल्कि मेजोरिटी को भी ये अधिकार दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को मूव करते हैं हम लोग। हाँ ये ठीक है। अब पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इन इंडिया, ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट का काम करती है और सुपरवाइजरी का काम करती है। तो जो ग्राम पंचायत होता है ना, जमीनी लेवल पे ग्राम पंचायत, उसको क्या करती है, सुपरवाइज करती है, सुपरवाइजिंग का काम करती है। और ये ग्राम पंचायत को जिला परिषद के बीच में जो है ना कोऑर्डिनेट का काम करती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो ब्लॉक लेवल पे होती है पंचायत समिति, एक तो सुपरवाइजरी का काम करती है और कोऑर्डिनेटिंग का भी काम करती है। आपको पता ही होगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, ये जो है पंचायती राज से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अ सीट ऑफ एमपी कैन बी डिक्लेयर वेकेंट, तो एमपी का सीट जो है कब डिक्लेयर कर देंगे कि वो खाली हो गया, ठीक है, उनका जो है सीट जो है चला गया है। अगर वो 2 महीने कंटिन्यू, 2 मंथ या 60 डे तक हाउस में प्रेजेंट नहीं रहेंगे बिना नोटिस के, तो उनका जो सीट जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है खाली, ठीक है, उनका जो है मेंबरशिप खत्म कर दिया जाता है। ऐसा कितने कंडीशन है जब उनके जो सीट को जो है खाली किया जा सकता है, तो कुछ कंडीशन है। एक तो होता है डबल मेंबरशिप, मान लीजिए आप 2 जगह से खड़े हुए हैं, ठीक है, इलेक्शन, और दोनों सीट जीत गए, तो किसी एक सीट को तो खाली करना पड़ेगा ना। तो डबल मेंबरशिप के कारण जो है आपका जो है सीट खाली हो सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन, आपने कुछ ऐसा कार्य कर दिया जो डिस्क्वालीफाई हो गया, ठीक है। रेजिग्नेशन, अगर खुद आप रेजिग्नेशन दे दिए तो आपका सीट जो है खत्म हो जाएगा।
अगर आप 60 दिन तक कंटिन्यू एब्सेंट रहे तो आपको सीट खत्म हो जाएगा। और अदर केस, ठीक है, अदर केस होता है जैसे कि एक्सपेल कर दिया गया आपको हाउस से, तो इन कंडीशन में आपका जो है सीट जो है खाली कर दिया जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज दैट होस्टिंग द नेशनल फ्लैग टॉप ऑफ प्राइवेट बिल्डिंग इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन अंडर विच आर्टिकल? तो आर्टिकल 19(1)(a, ठीक है, आर्टिकल 19(1)(a क्या है? ये सिर्फ भारतीयों को मिला हुआ है, फॉरेनरों को नहीं मिला हुआ, याद रखिएगा। ये सिर्फ अधिकार हमको और आपको मिला हुआ है जो भारत के सिटीजन है। और जो अपने घर पे पहले तो अपने घर पे जो फ्लैग फहरा रहे हैं, आप लहरा रहे हैं, ठीक है, वो जो अधिकार हमें मिला गया है आर्टिकल 91 के तहत मिला गया है, ठीक है। अब 24 घंटे हम लोग अपने घर पे जो है झंडे को बड़ी ही शान से आदर के साथ फहरा सकते हैं और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। मैच द फॉलोइंग यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। देखिए क्वेश्चन आया था 2017 में, तो उस समय का जो सब्जेक्ट था उसके हिसाब से बनाया गया है। लेकिन अगर वर्तमान में बात किया जाए तो यूनियन लिस्ट में जो है ना लगभग 100 सब्जेक्ट है। स्टेट लिस्ट में अगर बात की जाए तो स्टेट लिस्ट में 61 है और कंकरेंट में अगर बात की जाए तो 52 है। देखिए यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट होगा इसमें कोई भी कानून बनाना होगा तो केंद्र बनाएगी, कानून सेंटर बनाएगी। स्टेट की अगर बात की जाए इसमें जो भी सब्जेक्ट मेंशन है वहां पर स्टेट बनाएगी, ठीक है। कॉन्करेंट में क्या होता है, यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है ना तो यहाँ पर दोनों मिलकर बना सकती है, चाहे केंद्र या सेंटर। अगर मान लीजिए ऐसा कंडीशन हो गया कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सेंटर और स्टेट में, और दोनों कानून बनाई हुई है इस पर, तो यहाँ पर केंद्र का कानून को वैलिड मानेंगे, ना कि स्टेट का, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट रिक्वायर ऑफ अ मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। देखिए अभी आपने देखा होगा जो जम्मू कश्मीर और जो हमारा जो यूटी है लद्दाख, उसको यूटी बना दिया गया है। तो वो जो क्या था, मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से हम लोग जो उसको बनाए थे, और ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं मानते हैं इसको, ठीक है। आर्टिकल 3 जो है ना, अगर उसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं मानते हैं, वो सिंपल मेजोरिटी होता है, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी के लिए होता है। मान लीजिए किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना चाहते हैं या उसका बाउंड्री में कुछ हेरफेर करना चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। बस यही एक यहाँ पर होता है कि आपको प्रायर कंसेंट लेना होगा राष्ट्रपति से परमिशन लेना होगा कि हम ऐसा कार्य करने जा रहे हैं, आपका कंसेंट है, अगर वो हाँ करते हैं तो आप प्रोसेस आगे कीजिए। जो जम्मू कश्मीर को लेकर हुआ था, जो हमारा जम्मू कश्मीर था स्टेट, उसको यूटी में बनाया गया है, तो यही प्रोसेस को फॉलो किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, द एक्सप्रेशन सोशलिस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अ preamble of Indian Constitution by which amendment? तो 42nd अमेंडमेंट, याद रखिएगा, सोशलिस्ट वर्ड को जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 को। दो वर्ड और जोड़ा गया था इसमें, एक था सेक्युलर और दूसरा था इंटीग्रिटी, ठीक है। सेक्युलर और इंटीग्रिटी दो वर्ड को और जो है यहाँ पे इंसर्ट किया गया था 42nd अमेंडमेंट के तहत। नेक्स्ट मूव करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सप्रेस हिज पावर, सॉरी एक्सरसाइज जो है ना, मतलब जो राष्ट्रपति को जो अधिकार दिए गए हैं, जो शक्तियां मिली हैं, वो जो है अपना पावर को एक्सरसाइज कैसे करते हैं, तो डायरेक्टली कर सकते हैं या तो ऑफिशियल या सबऑर्डिनेट के माध्यम से, ठीक है। तो ये था महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, हम लोग उसको डिस्कस किए और हम लोग अपने सीरीज को जो है कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं। और आप लोग भी इस वीडियो को देखिएगा तो पेन कॉपी के साथ नोट भी करते रहिएगा, ठीक है। सिर्फ देखने के लिए 12 क्वेश्चन था, लेकिन 12 के जो 4 पॉइंट होता है ना, तो करीब इसमें 50 पॉइंट को हम लोग डिस्कस किए हैं। और ऐसे ही अगर 50 टॉपिक जो इसमें डिस्कस हो जा रहा है और हम लोग इसमें अभी तक 10 को बनाएंगे, 10 वीडियो, लगभग 500 टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके होंगे। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो एक कॉन्सेप्ट भी बन जाएगा और आपको आइडिया भी मिल जाएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बहुत जल्दी जो है जो 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में, नेक्स्ट वीडियो उसी पे रहेगा हमारा। और इसका जो चार्ट है, ठीक है, एक शेड्यूल बनाया गया है, एक प्रोग्राम बनाया गया है कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा बीपीएससी को लेकर, आप लोग देख लीजिएगा। उसको अपलोड कर देंगे हम आज या कल में, हमारे टीम को बोल दिया गया है, वो इन्फॉर्म कर दे, वो अपलोड कर देंगे बहुत जल्द, ठीक है। और कोई भी क्वेरी है या कुछ भी आपको डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज भी कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।